पिछले वीडियो में हमने समझा कि किस प्रकार से बॉटम अप्स अप्रोच वर्क करती है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि टॉप डाउन अप्रोच किस प्रकार से वर्क करती है। मेक इन्वेस्टमेंट इजी मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं पुष्पेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए जानते हैं कि टॉप डाउन अप्रोच किस प्रकार से वर्क करती है और हम इसे यूज करके किस प्रकार से स्टॉक पिक कर सकते हैं। टॉप डाउन अप्रोच में हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को अच्छे से समझते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स को अच्छे से जानकर मार्केट के ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं उनको समझकर हम स्टॉक को पिक करते हैं। हम देखते हैं किस सेक्टर या फिर किस कंपनी या फिर इकोनॉमी किस तरफ जा रही है। सपोज कीजिए अभी जो सिनेरियो बन रहा है, अभी का जो वो ईवी पे फोकस्ड फ्यूचर दिख रहा है, तो हम उस इंडस्ट्री को पर्टिकुलरली टारगेट करेंगे। उसी प्रकार से उस ईवी इंडस्ट्री के अंदर हम उस पर्टिकुलरली उन कंपनीज को चूज करेंगे जो हाई ग्रोथ कंपनीज होती हैं और हम उन्हें अपने स्टॉक पिकिंग में चूज करेंगे। आइए समझते हैं टॉप डाउन अप्रोच किस प्रकार से वर्क करती है और इसमें हम स्टॉक पिकिंग किस प्रकार से कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 आता है एनालाइज मैक्रो इकोनॉमिक्स कंडीशंस। मैक्रो इकोनॉमिक्स कंडीशन किस प्रकार से वर्क कर रही है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक और पॉइंट निकल के आता है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में हम चेक करते हैं कि इन्फ्लेशन किस प्रकार से चल रही है और अनएम्प्लॉयड रेट क्या है और कंज्यूमर स्पेंडिंग अच्छी है कि नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी पर्टिकुलर किसी भी सेक्टर के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। और इसके बाद हम मॉनेटरी पॉलिसी चेक करते हैं कि इंटरेस्ट रेट किस प्रकार से चल रहे हैं। लोअर इंटरेस्ट रेट हमेशा किसी भी स्टॉक के ग्रोथ के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं। ऐसा क्यों? लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट इसलिए अच्छे माने जाते हैं क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट कम रहेंगे तो लोग ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी तो लोग तरह तरह की चीज़ें खरीदेंगे। लोग तरह तरह की चीज़ें खरीदेंगे तो कंपनी के प्रोडक्ट बिकेंगे। कंपनी के प्रोडक्ट बिकेंगे तो ज़्यादा बनेंगे तो जीडीपी ग्रोथ होगी। जीडीपी ग्रोथ होगी तो इकोनॉमी भी आगे चलती रहेगी और कंपनीज को भी बेनिफिट होगा और कंपनीज को बेनिफिट होगा तो इसके बाद स्टॉक प्राइस अप जाएंगे क्योंकि कंपनी के किसी भी कंपनी के स्टॉक प्राइस उसके बिजनेस को फॉलो करते हैं, ना कि प्राइस को। तो इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी किस प्रकार से किसी भी कंपनी या फिर किसी भी स्टॉक के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती है। पॉइंट नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 में आता है इवेल्यूएट मार्केट ट्रेंड। मार्केट ट्रेंड्स को हम इवैल्यूएशन करते हैं कि किस प्रकार से मार्केट चल रहे हैं। मार्केट ट्रेंड में 2 पॉइंट निकलकर सामने आते हैं। पहला है सेक्टर परफॉर्मेंस। सेक्टर परफॉर्मेंस में हम चेक करते हैं किस सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है या फिर किस सेक्टर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ईवी सेक्टर को ही ले लेते हैं। अभी जो ईवी सेक्टर बूम चल रहा है वो हमेशा ऐसा नहीं चलेगा। जब एक स्टैग्नेशन आ जाएगा उसके बाद ईवी सेक्टर भी रुक जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो सिनेरियो है, ईवी सेक्टर में ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल है जिसको हम एक एग्जांपल के रूप में ले रहे हैं। देन सेकंड पॉइंट मार्केट ट्रेंड्स में आता है इवैल्यूएट द सेंटीमेंट्स। सेंटीमेंट्स का मतलब होता है अगर मार्केट में बुल रन चल रहा है तो बुल रन हाई ग्रोथ स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है और बियर रन को इतना अच्छा नहीं माना जाता है हाई ग्रोथ स्टॉक के लिए। हम यहाँ पर हाई ग्रोथ स्टॉक की ही बात कर रहे हैं जिनको हम आने वाले फ्यूचर में चूज करेंगे। पॉइंट नंबर 3 में आता है सेलेक्ट प्रॉमिसिंग सेक्टर। मीन्स ऐसा सेक्टर चूज करना है आपको जो बहुत ज्यादा हाई ग्रोथ है। आप कंज्यूमर सेक्टर ले सकते हैं क्योंकि कंज्यूमर सेक्टर ऑलवेज ग्रो होता है। आप आईटी सेक्टर ले सकते हैं, ऑटो एनर्जी सेक्टर ले सकते हैं या फिर एनर्जी सेक्टर ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और मार्केट ट्रेंड्स को देखते हुए आपको किसी भी सेक्टर को चूज करना है और धीरे धीरे हम पर्टिकुलरली एक सेक्टर पे आ जाएंगे और उस सेक्टर को हम चूज करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। और उसी के साथ निकल कर आता है पॉइंट नंबर 4, आइडेंटिफाई द लीडिंग कंपनीज इन दिस प्रॉमिसिंग सेक्टर। हम उस सेक्टर में सबसे पहले उन कंपनीज को चूज करेंगे जो उसमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रखती हैं और उस सेक्टर को लीड करती हैं। और देन उसके बाद हम किसी भी पर्टिकुलरली उस एरिया में जाएंगे जहां पे हमें हमारी कंपनी मिलेगी और हम चूज करेंगे कि तो इस
सेक्टर में मार्केट लीडर कौन कौन सी कंपनीज हैं और किस प्रकार से वर्क करती हैं और किस कंपनी को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, और हम हाई ग्रोथ कंपनीज में ही इन्वेस्ट करेंगे जिससे हमारा पैसा मल्टीफोल्ड रिटर्न दे, या फिर हमारा स्टॉक मल्टीफोल्ड रिटर्न दे और इन फ्यूचर हम मल्टी बैगर एक्सपेक्ट कर पाएं। इसके बाद निकल कर आता है कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस। सेम सबसे पहले हम कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ जानेंगे और वैल्यूएशन मैट्रिक्स समझेंगे। फाइनेंशियल हेल्थ के अंदर वही सब 3 पॉइंट आते हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिनके बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। और इन सब के बारे में डिटेल से जानने के लिए आपको मेरे वीडियोस रेगुलर वॉच करने पड़ेंगे। हम आगे भी इन बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में डिटेल से समझेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस में एक और पॉइंट निकल के आता है वैल्यूएशन रेशियोज, कि रेशियो किस प्रकार से वर्क करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम है जैसे हमने बॉटम्स अप अप्रोच में समझा था, पी रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी, बुक वैल्यू रेशियो और डेट टू इक्विटी रेशियो, इनके बारे में हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं, या फिर मेरे पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने इनके बारे में डिटेल में डेप्थ में समझाया हुआ है। अगर आपको उसका समझ में नहीं आता है फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और फ्यूचर में एक और न्यू वीडियो बनाने के लिए कहेंगे तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। पॉइंट नंबर 6 निकल के आता है इवैल्यूएट कॉम्पिटिटिव पोजीशन, कि वह कंपनी और कंपनीज की कंपेयर में किस प्रकार से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रखती है, या फिर किस प्रकार का कंपनी के पास ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अनदर कंपनीज को उस फील्ड में एंट्री के लिए एक बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट करते हैं। आप कह सकते हैं जैसे सपोज कीजिए आईफोन है, आईफोन का एक खुद का एक इतना स्ट्रॉन्ग ब्रांड है कि उस लेवल के फोन कोई भी कंपनी आज की डेट में नहीं बना पा रही है। वो इतने महंगे होने के बावजूद उनकी सेलिंग काफी अच्छी होती है। पॉइंट नंबर 7 निकल कर आता है कंसिडर द इंडस्ट्री ट्रेंड्स। इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज इंडस्ट्री को फेवर कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, और कंज्यूमर का बिहेवियर उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के प्रति कैसा है। इन फ्यूचर में उस इंडस्ट्री की ग्रोथ में क्या कंज्यूमर का बिहेवियर वर्क करेगा नहीं करेगा, फेवरेबल रहेगा या फिर अनफेवरेबल रहेगा, यह हमें डिटेल से एनालिसिस करना होता है। इसके बाद निकल कर आता है पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 है रिव्यू मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मेरे मैनेजमेंट एनालिसिस के वीडियो में आप अच्छे से समझ सकते हैं किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट एनालिसिस किस प्रकार से किया जाता है। और मैनेजमेंट एनालिसिस करने के बाद आप फर्दर हम आगे चलते हैं और हम चलते हैं पॉइंट नंबर 9 की तरफ। पॉइंट नंबर 9 आता है मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसके बाद हमें सारा ट्रेंड, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मार्केट ट्रेंड समझकर डिसीजन लेना होता है कि किस प्रकार से हम स्टॉक पिक करें। अगर सब चीज़ हमें ठीक लगती है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छा है, इंडस्ट्री फेवरेबल कंडीशन में है, मार्केट बुलिश है, तो हम उस स्टॉक को पिक कर सकते हैं और होल्ड करके बैठ सकते हैं। और इसी के साथ एक और चीज निकल कर आती है रिस्क। हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को भी देख के चलना है, क्योंकि हम ग्रोथ इन्वेस्टर हैं तो मान के चलिए किसी भी स्टॉक को 3 से 5 साल से पहले आपको नहीं छेड़ना है। एटलीस्ट इतना वेट आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उस स्टॉक को देखो ही नहीं। इसी से हमारा पॉइंट नंबर 10 निकल कर आता है। इसके साथ ही हमारा पॉइंट नंबर 10 निकल कर आता है मॉनिटर एंड एडजस्ट। कंपनी को रेगुलरली आपको वॉच करना है, या फिर मंथली कर सकते हैं या क्वार्टरली कर सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कंडीशन किस प्रकार से चल रही है, इकोनॉमी किस प्रकार से चल रही है, मार्केट ट्रेंड्स किस प्रकार से चल रहे हैं, और उसी के साथ हमें अपने इन्वेस्टमेंट को एडजस्ट या फिर बैलेंस करना होता है कि यह पर्टिकुलर सेक्टर या फिर स्टॉक किस प्रकार से वर्क कर रहा है। फाइनली कंक्लूजन निकल कर आता है, हमने जाना आज कि टॉप डाउन अप्रोच किस प्रकार से वर्क करती है। टॉप डाउन अप्रोच में सबसे पहले हम इकोनॉमिक कंडीशंस को समझते हैं, वर्ल्ड की इकोनॉमी को समझते हैं, पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी को समझते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक को समझते हैं, और उसके बाद हम किसी इंडिविजुअल स्टॉक तक पहुंच पाते हैं। और यही 2 तरह की अप्रोच कोई भी इन्वेस्टर अपनी स्टॉक पिकिंग में यूज करता है। 2 तरह की ही अप्रोच पूरे फंडामेंटल एनालिसिस में आज तक सामने आई हैं, टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप्स अप्रोच। ये सब अप्रोच मैंने जो भी अपने लेसन
जो भी चैप्टर मैंने पहले पढ़ाए हैं वो सब इसमें यूज़ हो पाएँगे। फाइनेंशियल एनालिसिस ले लीजिए, चाहे आप बॉस्टन एनालिसिस ले लीजिए, पेस्टल एनालिसिस ले लीजिए, सब चीज़ का यूज़ इसमें हो जाएगा। मैंने इस सीरीज़ को इस प्रकार से डिज़ाइन किया है जिससे आपको किसी भी तरह से अगर आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और रेगुलरली आप मेरे वीडियोस को मॉनिटर करते रहेंगे और देखते रहेंगे तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखने में काफ़ी मदद मिलेगी। आगे हम डिटेल से समझेंगे डीसीएफ मेथड क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, इनकम स्टेटमेंट क्या होते हैं और बाकी की रेशो जो भी रेशो रह गए हैं मैं उनको सबको धीरे-धीरे वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मानता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल छोटा है, लेकिन एक स्टेप मैं बढ़ाऊँगा तो एक स्टेप आप बढ़ाएँगे और इसी प्रकार से हमारा चैनल भी ग्रो करेगा। मेरी नॉलेज जितनी भी मुझे नॉलेज है वो सबके पास शेयर हो पाएगी। मैं चाहता हूँ कि इंडिया में सब लोग फाइनेंशियली एजुकेट हो पाएँ। इसका रीज़न ये है कि हमारे देश में लोग फाइनेंशियली बिल्कुल भी एजुकेट नहीं हैं। जैसा लोग बोलते हैं वैसा लोग कर लेते हैं। अरे भई ये स्टॉक चल रहा है ले लेना, अरे भई वो स्टॉक चल रहा है ले लेना। ये सब नहीं चलना चाहिए। आपको खुद समझना होगा, आप अपने आप को एजुकेट कीजिए और कोई भी इतना मुश्किल नहीं है कि आप अपने आप को एजुकेट नहीं कर सकते। रीज़न मैं खुद एक नॉन इकोनॉमिक फील्ड से था, देन मैंने इकोनॉमिक वाला बैकग्राउंड चूज़ किया एज़ अ बैंकर। मैं एक बैंकर भी हूँ और साथ ही साथ मार्केट के बारे में भी एनालिसिस करता रहता हूँ और किताबें पढ़ता रहता हूँ जिससे मुझे ये सब नॉलेज होती है। मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में किताबों के बारे में भी बता दूँगा कि कौन-कौन सी आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, इनिशियल इन्वेस्टर, मीडियम इन्वेस्टर या फिर एडवांस इन्वेस्टर लेवल पे। इसी के साथ आज का वीडियो हम फिनिश करते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।